नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं 3 का तर्कश। एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। भारत का विश्वास, जिसके साथ हम डिबेट होस्ट इस वक्त कर रहे हैं, और यूपी की बड़ी खबर जिस पर हमारी आज नजर है, क्योंकि देखिए बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान तो हो चुका है। नई टीम के साथ ही पार्टी की नजर मिशन 2027 पर है, और अगले साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें उत्तर प्रदेश सबसे अहम बड़ा सूबा। 27 में यूपी की सत्ता में वापसी और हैट्रिक बीजेपी के लिए सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिहाज से भी यह बड़ा महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि नितिन नवीन की नई टीम में उत्तर प्रदेश को खास तवज्जो दी गई है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से लेकर महामंत्री, मंत्री और अलग अलग मोर्चों की जिम्मेदारियों में यूपी से जुड़े चेहरों को जगह मिली है। सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश भी दिखाई दे रही है। टीम में ओबीसी, ब्राह्मण, पारसी, मुस्लिम और दलित समुदाय से जुड़े चेहरों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, और इसके साथ ही बिहार और हरियाणा में बीजेपी की चुनावी रणनीति में अहम भूमिका निभा चुके विनोद तावड़े को यूपी में प्रभारी बनाया गया है। यानी संगठन से लेकर सामाजिक समीकरण और चुनावी रणनीति तक बीजेपी ने यूपी के लिए पूरी तैयारी का संकेत दिया है। तो कुल मिलाकर यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने इस नई टीम के जरिए संदेश बढ़ा देने की कोशिश की है। लेकिन सवाल फिर यही है कि क्या ये नई टीम हैट्रिक वाला करिश्मा कर पाएगी? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन पाएंगे? आज इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ सवाल भी दिखा दें कि नवीन टीम का प्लान क्या होगा, क्या हैट्रिक लगेगी, समीकरण क्या रहेंगे, नवीन प्लस योगी 27 में क्या साबित होंगे बीजेपी के लिए उपयोगी? भाजपा के भविष्य की टीम है, भविष्य के भारत की टीम है। तजुर्बे वाले, एक्सपीरियंस और ऊर्जावान नई चेहरा। मेरे जन्मदिन का अवसर पर मुझे ये उन्होंने तोहफा दिया। फ्रंट पार्ट से सोशल मीडिया के माध्यम से हम और हमारी पूरी टीम इसमें काम कर रहे हैं। जो भरोसा पार्टी ने मुझ पर जताया है, कोशिश करूंगा कि मैं उस पर कामयाब रहूं। और इस विषय पर आज डिबेट में हमारे साथ बीजेपी से धनंजय गिरी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ लेखक शांतनु गुप्ता जी आ गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी से मनोज यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, और शुरुआत सबसे पहले आज मनोज यादव जी आपके साथ कर रही हूँ। देखिए, कल टीम का ऐलान हुआ और जो अब तक उसका विश्लेषण होता चला आया है, उसमें यूपी पर फोकस बड़ा साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी बनाया गया है, जो इससे पहले बीते चुनावों में बीजेपी के लिए संकट मोचक का और सत्ता दिलाने का काम भी कर चुके हैं। रेखा वर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रोफेसर तारिक मंसूर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, स्मृति ईरानी राष्ट्रीय महामंत्री, हरीश द्विवेदी राष्ट्रीय महामंत्री। तो एक फुल फ्लेज फोर्स जो है बीजेपी की, वो यूपी में दिखाई दे रही है। क्या है सुगबुगाहट समाजवादी पार्टी के खेमे में? देखिए, जो टीम मीनाक्षी जी तैयार हुई है वो टीम बीजेपी की है। बीजेपी इस टीम से चुनाव जीतेगी, हारेगी, ये बीजेपी अपना मंथन, चिंतन और क्या करेंगे डिलीवर, ये उनसे पूछे। समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति के बारे में, ओपोनेंट कितना मजबूत है ये तो देखना पड़ता है ना सर। इस पर तो आप भी करीबी नजर बनाए होंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ, वही बात मैं कहने जा रहा हूँ। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में हर बूथ पर, और अब बूथ छोड़िए, हर वोटर के नाम पे निगरानी रखना शुरू किया है। क्योंकि हमारी लड़ाई ना बीजेपी से है, ना चुनाव आयोग से है। एक ऐसी विचारधारा है जो चोर प्रवृत्ति की है। वो चंदा चोरी करते हैं, चढ़ावा चोरी करते हैं, वो अलग विषय है। वो वोट चोर भी हैं। वो वोट चोरी करके चुनाव जीतने का काम करते हैं, और सदैव ही करते हैं। 2022 का चुनाव इसकी परिणति है कि समाजवादी पार्टी ने तो चुनाव आयोग पर विश्वास किया, और वहाँ हर बूथ पे 100-100, 150-150 वोट गायब। कहीं पे 50 वोट, कहीं 70, कहीं 75, बड़ा बूथ है तो वहाँ पे 100-100 वोट गायब। और एक विशेष तबके, जाति के और एक धर्म के लोगों का वोट गायब किया गया। तभी तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि आपने हमें एमओआई पे हराया, हम आपको पीडीए पे लेके आएंगे। तो अब पीडीए पे आप देखते हैं वोट किसका काटोगे।
एमवाई का समीकरण तो समाजवादी पार्टी ने खत्म कर दिया। अब आएंगे पीडीए पे, जिसमें पिछड़ा भी होगा, ठीक है। दलित भी होगा, नहीं, लेकिन वो तो अब नए एमवाई की बात कर रहे हैं ना मनोज जी, लेकिन अब तो और नए एक एमवाई की बात आदिवासी कर रहे हैं, होगा। महिला और युवा, नए एमवाई की बात हो रही है। जिस एमवाई से इतनी नफरत थी वो महिला और युवा कहने लगे एमवाई। अरे गजब। मुझे लगता है कि शायद बीजेपी परिवर्तन का दूसरा रूप हो चुकी है। अरे कम से कम किसी एजेंडे पे तो रुको रहो। अब हिंदुत्व तो खत्म हो गया, हिंदू वाला एजेंडा अब नहीं चलेगा क्या उत्तर प्रदेश में या देश में? आप कह रहे थे कि ये सब जातिवादी लोग हैं, हम हिंदुत्ववादी लोग हैं, तो अब ये महिला और युवा वाला कहां से आ गया? ठीक है, बीजेपी से धनंजय जी, पूछिए। चलिए मैं हम लोग धनंजय तो जी से इस पर जवाब ले परिवर्तनशील लेती लोग हूं। हैं। धनंजय जी देखिए, निश्चित तौर पे समय नई समय टीम पे तैयार हो गई है, और राजनीति लेकिन में मनोज जो बदलाव होता है, यादव उसके यहाँ पर आधार कई पे और मुद्दों का भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मैं इस सवाल में एक पर्सपेक्टिव और जोड़ूंगी, क्योंकि आगे उत्तर प्रदेश का जब चुनाव है, आप लोग तो वहां डिफेंडिंग चैंपियन है, अब तो तीसरी बार सत्ता में वापसी का आप लोगों का प्रयास है। लेकिन सवाल ये कि जो परिस्थिति हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में देखी, यूपी से उतनी अच्छी खबर आप लोगों के लिए नहीं आई जाए जैसी कि शायद उम्मीद थी, और ऐसे में जिन खिलाड़ियों को आप वापस मैदान में भी लेकर आ रहे हैं, उनमें से भी स्मृति ईरानी तो पिछला चुनाव हारी ही थी, आप उन्हें लेकर आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल फिर यही है कि इससे जो बड़ा टारगेट आप लोग एम कर रहे हैं वो हासिल होगा क्या सर? नहीं, देखिए, हमारा टारगेट और हमारा एम तो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है। जो प्रधानमंत्री एकात्म मानववाद दीनदयाल उपाध्याय जी के दर्शन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के सारे विचारकों का सार तत्व दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और हम कोई एजेंडा नहीं फिक्स करते हैं। हिंदुत्व तो हमारे लिए जीवन मूल्य है, जीवन पद्धति है, कोई एजेंडा नहीं है हमारे लिए हिंदुत्व। और ऐसा नहीं कि आज पीडीए कहें, कल पंडित कभी हो जाए, कभी पिछड़ा हो जाए, कभी कुछ हो जाए। मेरे कंफ्यूजन इतना कंफ्यूज है, लेकिन जनता को क्लैरिटी है कि भाई परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ नहीं जाना। अब रही बात भाजपा ने, नितिन जी की जो नई टीम बनी है, ये भाजपा के नवयुग का नवविहान है। यह नई टीम जो है नीति और नियत के नवाचार के रूप में ख्यात हो रही है। जीत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की नियति बन चुकी है। अपनी जानदार राजनीति और शानदार सेवा के बल पर चुनाव लड़ने की अपेक्षा हम लड़ेंगे और जीतेंगे। काजल की कोठरी में दाग लगते हैं पर वह नहीं है, जो जाए लंका हो जाए रावण इस चुनाव में। लेकिन उस लंका से जो जीत करके लौट के आया है वही महावीर होता है, वही महाबली होता है। आज हनुमान जी का दिन भी है, बड़ा मंगलवार है। और सबसे बड़ी बात मीनाक्षी जी, आप देखेंगे कि योगी जी के नेतृत्व में भय मुक्त प्रदेश और भय युक्त सारे दल ये आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। एकदम कंफ्यूजन क्रिएटेड है। अब देखिए, मैं उन सब बातों में, पुरानी बातों को नहीं दोहराना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने समाजवादी के नेता के लिए क्या कहा था और समाजवादी पार्टी के नेता ने कांग्रेस के लिए क्या कहा था, इन सब विषयों पर ही बदजुबानी पर मनोज जी एक रिप्लाई कर दीजिए, फिर उसके बाद मैं शांतनु जी के पास जाऊंगी। हाँ बोलिए। जी, बड़ी बात कह दी बीजेपी के प्रवक्ता ने और बड़े लक्ष्यदार शब्दों का इस्तेमाल कर लिया। मैं एक ही बात 2027 के चुनाव को लेके कहने जा रहा हूं। हो सकता है किसी को बुरा लगे, लेकिन लगता है तो लगने दो। अगर वोटर लिस्ट में हुई नाम की घटाई तो उत्तर प्रदेश में होगी भाजपा की पिटाई। ये जनता का संदेश 2026 अगस्त में मनोज यादव आपको दिए दे रहे हैं। बात को मत कहिएगा कि पहले क्यों नहीं बताया। बेईमानी गिरी बंद होगी, ईमानदारी से चुनाव होगा और प्रशासन ने अगर थोड़ा सा नेताओं पर फोकस करना चाह रही थी कि जो जिन नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है बीजेपी ने, उनमें उस लिस्ट पर भी बात कर रही थी। लेकिन ठीक है, आप एसआईआर और बाकी सब विषयों पर भी जा रहे हैं। लेकिन शांतनु जी, बड़े मैसेज यहाँ पर क्या हैं यूपी के लिए, इस लिहाज से भी कि जब हम देखते हैं विनोद तावड़े को लाया जाता है, यूपी का प्रभारी बनाया जाता है, स्मृति ईरानी की वापसी होती है, राम माधव वापसी कर रहे हैं, इन सब परिस्थितियों के बीच यूपी के लिए बड़ा मैसेज क्या है इस लिस्ट में, कंसीडरिंग कि अभी कैबिनेट रीशफल भी होना है? देखिए मीनाक्षी जी, कल भाजपा ने जो अपनी टीम घोषित करी, अच्छी पहल है। युवा चेहरे हैं, महिलाओं को अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। यूपी से जैसे आपने कहा काफी नाम है। स्मृति ईरानी जी वापस आती हैं, पॉलीग्लॉट हैं, बहुत सारी भाषाएं बोलती हैं। राजनीति की भाषा में कहा जाए तो जाइंट किलर हैं। उन्होंने कांग्रेस के युवराज को हराया है 2019 में, और दोबारा भी टक्कर देने के लिए बिल्कुल तैयार रहती हैं, हर जगह दिखती हैं। कई चुनाव में भाजपा उनका इस्तेमाल करती है, कई भाषाएं बोल सकती हैं। वो गुजराती बहुत अच्छी बोलती हैं, वो पंजाबी बोल सकती हैं, वो बंगाली बोलती हैं। बंगाल के चुनाव में मन से भाषण दिए उन्होंने, बहुत अच्छा नाम रहे उनके बंगाल में, बिल्कुल आक्रामक भाषण रहे उनके और बहुत तेज भाषण रहे। लोग सुनने आते हैं उनको, उनका अपना एक फैन बेस है, इंडिविजुअल
पार्टी से इतर उनका अपना फैन बेस है। और इस बीच जो उन्होंने थोड़ा वो संसद से लग रही, उस बीच उन्होंने टीवी पे भी काम कर लिया, तो टीवी पे उनकी जो लोकप्रियता थी फिर से लौट के आई। अगर मैं यूपी पे आऊं तो 2012 के बाद से, जब से अखिलेश यादव ने अपने पिताजी से, अपने चाचा जी से पार्टी छीनी है और उन दोनों को एक तरह से धक्का मार के भगाया है, तब से वो चुनाव हार रहे हैं। अगर देखिए 14 का चुनाव वो बुरी तरह हारे, फिर 17 में वो यूपी के 2 लड़के आए, बुरी तरह हारे, फिर वो 19 में मायावती, उन सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिए। 22 में फिर वो मायावती जी के साथ आए, बुरी तरह हारे। 22 में फिर वो छोटी पार्टियों के साथ आए, फिर वो बुरी तरह हारे। 24 में उनको मार्जिनल गेन हुआ। 24 में उनकी जो 3-4 चीजें थी कि संविधान बदल जाएगा, आरक्षण चला जाएगा, खटाखट पैसे आ जाएंगे, उससे उनको मार्जिनल गेन हुआ और वो भाजपा को कई जगह झटका लगा उससे। उसके महाराष्ट्र में लगा, बिहार में लगा, थोड़ा राजस्थान हरियाणा में लगा, लेकिन वो मार्जिनल गेन्स एक साल में ही वापस आ गए। यूपी के बाईपोल्स में देखा 9 में से 7 सीट वो लोग हार गए। और बाकी जगह महाराष्ट्र से लेकर बंगाल से लेकर जो मार्जिनल गेन उस संविधान बदल जाए के नाम पे, लेकिन जो पीडीए की बात अखिलेश कर रहे हैं अब, ये वहां उसको बीजेपी काट पाएगी क्या? सवाल ये, पीडीए जो पीडीए की अवधारणा रची है अखिलेश यादव ने, वो बीजेपी को परेशान तो कर रहा है सर, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए अखिलेश यादव की राजनीति है वो किसी काम की या विजन की राजनीति ना, फॉर्मूले की राजनीति है जो उनको अपने पिताजी से उत्तराधिकार में मिली है। पहले वो मुस्लिम यादव थी, अब उन्होंने कहा मुस्लिम यादव से तो काम नहीं चलेगा, वो तो केवल 30% वोट दे पाता है। अब गेम हो चुकी है 40-45% वोट शेयर की, तो उसमें आपको और जातियों को जोड़ना पड़ेगा। उन्होंने रालोद को लाया, कभी छोटी पार्टियों को लाया, तो वो पीडीए की बात करेंगे। पीडीए का फुल फॉर्म क्या है, ये अपने आप में एग्जाम है, क्योंकि पी कभी पिछड़ा हो जाता है, कभी पंडित हो जाता है, ए कभी अगड़ा हो जाता है, अल्पसंख्यक हो जाता है। पीड़ित पंडित बताया उन्होंने पिछली बार, पी का मतलब पिछली बार उन्होंने पीड़ित पंडित बताया, तो वो एक नए सिरे से अपनी राजनीति को गढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं इस पर मनोज जी से रिप्लाई लूंगी, लेकिन पहले ऋषि मिश्रा जी, मुस्कुरा रहे हैं आप, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कांग्रेस पार्टी पर भी फोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए यूपी में एक समय पर कितनी मजबूती से कांग्रेस रही है, उससे इनकार नहीं, लेकिन आज की तारीख में अगर अखिलेश यादव अपनी तैयारी के साथ अपना पीडीए का फॉर्मूला लेकर मैदान पर है, बीजेपी ने अपनी पूरी स्टार पावर जमीन पर उतार दी है, कांग्रेस पार्टी इन सबके बीच कहां पर है, या किस हद तक बीजेपी को चैलेंज कर पाएगी? देखिए मीनाक्षी जी, पहले मैं जो बीजेपी की जो टीम बनी है उस पर थोड़ा 2-3 लाइन आपको मैं बता दूं। निश्चित ही आपने जो सवाल किया बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि पीडीए को लेकर बीजेपी चिंतित है, और यही कारण है कि 8 में से 3 जो हैं ओबीसी समाज से आने वाले लोगों को संगठन में जगह दिया गया है। रेखा वर्मा कुर्मी समाज से आती हैं। नो डाउट लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि कुर्मी समाज का एक तरह से झुकाव अखिलेश यादव और राहुल गांधी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के तरफ था, तो उसको कहीं ना कहीं बीजेपी उस पर काम करना चाहती है। आप देखिए संगीता यादव जो गोरखपुर बेल्ट से आती है, कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि जो अखिलेश यादव का कोर वोट बैंक है एमवाई यानी यादव समुदाय को, उनको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसी डेवलपमेंट के तहत क्या कहते हैं आपको संगीता यादव को बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को लेकर चिंतित है। यह बात बिल्कुल सही है कि कैसे गैर यादव ओबीसी जो लोकसभा चुनाव में टूटकर इंडिया गठबंधन के साथ चली गई थी उसको वापस लाया जाए। जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस बहुत मजबूती से ग्राउंड पे काम कर रही है। आप देखिए अजय राय जो है कितने एक्टिव है वहाँ पे, कई नए प्रभारी को लगाया गया है। गौतम साहब को दिल्ली से लाकर वहाँ प्रभारी बनाया गया है। और कांग्रेस निश्चित ही जो पहले जो कांग्रेस का इम्पैक्ट था उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है, संगठनात्मक रूप से कांग्रेस कमजोर हुई है, लेकिन राहुल गांधी उस पर काम कर रहे हैं। अब मुझे उम्मीद है कि अखिलेश यादव और जब राहुल गांधी का जो कॉम्बिनेशन साथ में होगा, और अपने लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा, मैं एक बात और कहूंगा बीजेपी के लिए एज ए पत्रकार पॉलिटिकल एनालिस्ट, बीजेपी के लिए चुनौती अखिलेश के अलावा बीजेपी का इंटरनल राजनीति भी है, क्योंकि आपने देखा लोकसभा चुनाव में कैसे दिल्ली दरबार और लखनऊ दरबार के बीच में 36 का आंकड़ा था। गोरखपुर बेल्ट में बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। ऐसा क्या कारण है कि प्रधानमंत्री का जो एरिया मतलब जहां से बनारस से चुनाव लड़ते हैं उस क्षेत्र में बीजेपी पिछड़ जाती है। तो कहीं ना कहीं जो योगी इसी सवाल को, हाँ धनंजय गिरी जी, देखिए ये बात सिर्फ ऋषि मिश्रा नहीं कह रहे हैं यहाँ पर पैनल पर इस वक्त, ठीक है सर धनंजय गिरी जी, ये बात सिर्फ ऋषि मिश्रा हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव तो खुलकर रैलियों से, मंचों से, अपने बयानों में बार बार ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की कितनी छाप है, पंकज चौधरी जी के साथ में उनका कैसा जो है रिलेशनशिप चल रहा है, सेंटर के साथ में उनका सामंजस्य कैसा चल रहा है, योगी आदित्यनाथ अलग थलग तो नहीं पड़ गए। ये सब कुछ अखिलेश यादव के बयानों में, उनकी रणनीति में आप लोगों को घेरने की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। तो ऐसे में नई टीम का भी गठन हुआ है,
सामंजस्य कैसा है यूपी में? ये पॉलिटिकल हलकों में ये सवाल पूछा जाएगा सर। मीनाक्षी जी, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है। इस देश के आम जन के स्वप्न की अभिव्यक्ति करने का, सपनों को सबल समर्थ राष्ट्र बनाने का एक संकल्प है। और भारतीय जनता पार्टी में पद नहीं, दायित्व होता है। अलग अलग कार्यकर्ता, लक्षावधि कार्यकर्ता परमाणु की वर्तिका बनाकर होम कर रहे होते हैं। और योगी जी धीरे धीरे सही शासन व्यवस्था का मुकम्मल उत्तर बन रहे हैं। तमाम प्रश्नों के उत्तर योगी जी एक मॉडल स्टेट के रूप में लॉ एंड ऑर्डर को खड़ा करके तो कुछ बोलिए प्रस्तुत कर रहे हैं। और दूर दूर तक देश में जब विपक्ष सत्ता के लिए रोता है तो लोग कहते हैं कि चुप हो जाओ, योगी बाबा आ जाएंगे। तो योगी जी के आने से जो डर विपक्ष के अंदर जो धराशायी है, घबराया हुआ, भय का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है भाई साहब। भय भ्रष्टाचार को मिटाने का काम भाजपा ने किया है। आप भय दिखा के राजनीति करना चाहते हैं। भय का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। ये गांधी का देश है, ये सरदार पटेल का देश है, ये गोडसे का देश नहीं है कि भय दिखा के योगी जी का भय, धनंजय जी, ठीक है, एक सवाल, हाँ धनंजय जी एक बात का जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैं जब आपसे सामंजस्य पर सवाल पूछ रही हूँ, हमने देखा जिस समय पर उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य का विवाद हुआ, उस समय योगी आदित्यनाथ के स्टेटमेंट्स बड़े कड़े थे और शंकराचार्य के खिलाफ थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ के ही जो अपने डेप्यूटीज हैं, डेप्यूटी सीएम हैं, वो उनके बयान योगी आदित्यनाथ के बयान से बहुत अलग थे। और यही बात बार बार अखिलेश यादव भी अपने पॉलिटिकल डिस्कोर्स में उठा रहे हैं आप लोगों को घेरने के लिए। देखिए मीनाक्षी जी, हर व्यक्ति अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। इसी को तो हम डेमोक्रेट कहते हैं। वी आर फुली डेमोक्रेट। हम पूरी तरह से लोकतांत्रिक जी के बीच में, योगी जी के बीच में सब ठीक है ना? सब ठीक है? ठीक दो जिस्म मगर एक जान है। वो यूपी के दोनों के मन में एक ही अरमान है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का स्वप्न देख करके। दोनों आंखें दो है, स्वप्न एक है, हाथ दो है, काम मनोज यादव जी, दो जिस्म एक जान है, इसलिए आप लोग भी अपने मन से शंका त्याग दीजिए। मनोज यादव जी, नहीं, हम तो बिना शंका के चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। शंका खत्म, बीजेपी जीत जाएगी। शंका भी रहेगी और सतर्कता भी रहेगी। लेकिन मुझे धन्यवाद देना है आज मीनाक्षी जी आपके चैनल के माध्यम से धनंजय गिरी को। कम से कम उन्होंने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की तुलना शोले फिल्म के गब्बर से की और कहा कि चुप हो जाओ नहीं, योगी आ जाएंगे। ऐसा तो हमने शोले पिक्चर में सुना था कि जब 200 किलोमीटर तक कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती चुप हो जाओ नहीं, गब्बर आ जाएगा। तो अपने मुख्यमंत्री को डाकू आप बताने के लिए इतने उतावले हो रहे हैं, इसके लिए मैं आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद दूंगा। आपके पत्रकार महोदय जो राजनीतिक विश्लेषक बैठे, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता को कहा वो विजनरी नेता नहीं है। तो ये जो उत्तर प्रदेश में जितने भी विजनरी नेता, हमारे नेता मान लेता हूँ आपकी बात नहीं है, तो जो विजनरी बैठे हैं भगवादारी और दिल्ली वाले, ये जितना भी उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे बनाए हैं सब रोज धंस क्यों जा रहा? ये स्पेस टेक्नोलॉजी व चंद्रमा वाले गड्ढे की स्पेस टेक्नोलॉजी बनाए कि रोज गड्ढा होगा ही तभी माना जाएगा। हमने भी तो एक्सप्रेस वे बनाया है, उसके गड्ढे क्यों नहीं हो रहे हैं? उसमें क्यों नहीं धंसी जा रही है सड़क? 10 साल की सड़क हो गई। और लैपटॉप बांटना, वो जो मोदी जी चिल्लाते थे आई वांट मेक डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया गुल्ली डंडा खेल के बनता है क्या? हाँ, गुल्ली डंडा खेलेगा तब ना डिजिटल इंडिया बनेगा कि लैपटॉप बांटने से बनेगा? मतलब गजब का। सर पे आपके बाल नहीं है, वो बड़ा बुद्धिजीवी व्यक्ति होता है जिसके बाल नहीं होते। बात नहीं होगी। मनोज यादव जी, ये सही तरीका नहीं है। नहीं, मेरी इस पर कड़ी आपत्ति है। एक सेकंड मनोज यादव जी, प्लीज। बाल नहीं होते तो बड़ा मनोज यादव जी सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर। मनोज यादव जी, नहीं ऐसे बात नहीं होगी सर, मेरी बात सुनिए। हमला नहीं कर रहा सर, बड़ा आराम से, बड़े प्यार से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपको। मनोज जी सुन लीजिए सर। मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले बीजेपी से हमारे साथ यहाँ पर राधिका खेड़ा थी, उन्होंने कुछ कहा, आपको उस शब्द पर बड़ी आपत्ति हो गई थी सर, बड़ी आपत्ति हो गई थी आपको। मैंने टोका था उस समय भी। आज आप जिस तरह की शब्दावली प्रयोग कर रहे हैं सर, मेरे पैनल में इस वक्त जितने भी मेहमान हैं वो सभी मेरे लिए बहुत सम्माननीय हैं। एनडीटीवी ने सबको आमंत्रित किया है यहाँ पर अपने विचार रखने के लिए, अपनी एक्सपर्टीज रखने के लिए। नहीं, मनोज जी को ऑर्डर डाउन करिए जरा सर। सबको अपनी एक्सपर्टीज रखने के लिए हमने यहाँ पर बुलाया है। आपको आलोचना करनी है, आप तर्क दीजिए, आप तथ्य दीजिए। मैं आपकी बात को कभी यहाँ पर स्टॉप नहीं कर रही हूँ, लेकिन सर इस शब्दावली में बात नहीं होगी। आप किसी पर पर्सनल टिप्पणी नहीं करेंगे। शांतनु जी, मीनाक्षी जी, एक सेकंड सर, मैं सवाल पूछना चाह रही हूँ। हाँ शांतनु जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए यूपी की राजनीति में मैं बड़ी तस्वीर की बात करना चाह रही हूँ यहाँ पर।
बीजेपी अपनी एक तैयारी के साथ, एक स्टार पावर के साथ जमीन पर उतरी है। नितिन नवीन की टीम में हमें वो झलक भी दिखाई दे रही है। अब कुछ दिन में कैबिनेट में भी बदलाव होंगे, उस पर भी फिर बात होगी, लेकिन इन सबके बीच कम से कम अखिलेश यादव ने एक कामयाबी तो यह हासिल की है कि मुख्य विपक्षी दल के रूप में वो हैं बीजेपी के सामने। चाहे वो पीडीए का स्टाइल हो, चाहे वो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात हो, जिस स्टाइल की पॉलिटिक्स अखिलेश यादव कर रहे हैं वो नैरेटिव बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और राजनीति में जो नैरेटिव बनाता है वो उसके पास एक माइलेज होता है, एक एडवांटेज होता है सर, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। चाहे वो चढ़ावा चोरी का मामला हो, चाहे वो पीडीए का विषय हो, चाहे शंकराचार्य का विवाद हो, यूपी की राजनीति में बीते 6-7 महीनों की आप तस्वीर देख लीजिए। ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव की सेट की हुई पिच पर बीजेपी को खेलने के लिए उतरना पड़ रहा है। देखिए, उससे तो मैं डिसएग्री करूंगा, लेकिन आपने जो कहा कि अखिलेश यादव चैलेंजर है, बिल्कुल अखिलेश यादव मेन चैलेंजर हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में पहले 4 पोल हुआ करते थे, जो सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा। अब वो भाजपा और सपा के बीच में बड़ा चुनाव है। सपा 10% के पीछे पहुंच गई है, कांग्रेस एक छोटी पार्टी, बिल्कुल 4-5% वोट की पार्टी है, बल्कि वो दबाव डाल रहे हैं समाजवादी पार्टी पे। वो कह रहे हैं हम तो सारी सीट लड़ेंगे, हम तो 200 सीट लड़ेंगे। तो वो उनकी आपस की खींचतान मेरे ख्याल से एंड में खत्म हो जाएगी, उनका सीटों का बंटवारा हो जाएगा। लेकिन मेन चैलेंजर है। लेकिन अगर आप ये कहें कि वो अपनी पिच पे, बल्कि मैं तो अखिलेश यादव को अगर सलाह दूं तो जब वो राम मंदिर चढ़ावा के मामले में उन्होंने पिच ली तो 1 महीने तक उन्होंने पीडीए भूल गए, अपनी जातिगत राजनीति भूल गए वो। तो लोगों ने जो सारे वीडियो थे उनके, जो उन्होंने हिंदू धर्म पे बोला है, उनके पिता ने बोला है, उनके चाचा ने बोला है, उन्होंने कहा मैं तो नास्तिक हूँ, मैं तो पूजा नहीं करता हूँ, मेरी बीवी भी पूजा नहीं करती, सारे वीडियो बाहर निकल के आ गए। तो अगर आप हिंदुत्व की पिच पे जाएंगे तो वहां पे आपके खिलाफ योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, वहां पे आपके खिलाफ भाजपा बैठी है, तो वहां मेरे ख्याल से आपकी दाल नहीं गलेगी। उनकी जातिवादी राजनीति, ठीक है, उनकी जातिवादी राजनीति उनको साथ आ पाएगी। चलिए, माफी के साथ सर, समय मेरे पास इतना ही था, लेकिन बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुके हैं, लेकिन लगातार खबरें आगे जारी रहेंगी। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया, भारत का विश्वास।